Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला टॉपिक, दैट इज गाउस लॉ और गाउस थ्योरम के ऊपर आप बात करने वाले हैं। और इस थ्योरम को समझने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने करवाया है टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज़रूर देखें, उसके बारे में समझें क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आएँ, ठीक है। और थैंक यू, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं उनको थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात बोली थी थोड़ी सी और कई बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया उस बात के ऊपर, तो थैंक यू सो मच फिर से वंस अगेन, ठीक है। और हाँ, क्लैपिंग तो करवाएंगे ही, कोई डाउट नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो आते हैं आज की टॉपिक के ऊपर, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में है क्या चीज़ ये, और इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, है ना, उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपन ने वैल्यू निकाली थी। फिर लास्ट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? मैंने बोला था एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या थी? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और आप इसको लिख सकते थे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो आई थिंक आपको याद होगा, तो अपन एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, या बोल दूं मैं एक क्लोज्ड सरफेस के लिए या 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या निकाली थी? ई डी एस कॉस थीटा। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? देखो, इसने ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना बहुत ज़्यादा इजी कर दिया था गॉस थ्योरम ने, कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बड़ा इजी वे के अंदर कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन थी कि आप इस थ्योरम को कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये वैसे तो ये एप्लीकेबल हर जगह पे है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कंडीशंस के ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये थ्योरम कहती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन से आते हैं। थ्योरम क्या कहती है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in that सरफेस। क्या मतलब बना इसका? कहता है एक सरफेस के अंदर, एक क्लोज्ड सरफेस की बात चल रही है, एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, टोटल चार्ज। क्यों? अभी इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सपोज एक सरफेस के अंदर, बाहर नहीं अंदर, एक सरफेस के अंदर सपोज कर लेते हैं टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो कहता है इस सरफेस से अगर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है बाहर, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? तो कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मीन टोटल जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है? 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। मतलब 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज, जितना इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर 3 डायमेंशन, मान लो ये सफियर है, सफियर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उस टोटल चार्ज को आप 1 by epsilon टाइम्स उसका निकाल दो। मतलब एप्सिलॉन नॉट से आप उसको क्या कर दो? टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो, तो वो क्या निकल जाएगा? इस एनक्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी कहानी है। आपको किसी भी क्लोज सरफेस का, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि आपको किसी भी सरफेस का, क्लोज सरफेस का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं पता करना, आपको ये सिर्फ पता करना है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है।
बस उस टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको जनरल अगर ऐसे लिखूं तो फाई इज इक्वल टू क्या बन गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ जी, तो गॉस थ्योरम ये क्लियर होगी। अब मैं इसके बारे में और बता देता हूं, वेयर Q क्या चीज है, Q इज अ टोटल चार्ज। ये एक चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, इन द सरफेस। अब देखो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है, मान लो यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, Q1 चार्ज है, यहाँ पर चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, यहाँ पर Q3 चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर Q4 पर चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये कौन सा चार्ज है, Q, ये Q चार्ज है इन सभी चार्जेस के सम, टोटल चार्ज है ये, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मान लो इस सरफेस के अंदर, इस वे के अंदर यहाँ पर +5 कूलम होता, -3 कूलम होता, +2 कूलम होता, -1 कूलम होता, तो टोटल चार्ज कितना हुआ। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 7 - 4, तो कितना हो गया, 3 कूलम। तो वैल्यू Q की कितनी आएगी, 3 कूलम चार्ज। टोटल कर देना आपने इस सारे का। तो Q क्या चीज़ होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। कंडीशन है ये इसकी कि वो जो चार्ज है वो इसके बाहर वाले चार्ज की बात नहीं कर रहा है, कि ये जो Q चार्ज है ये इस बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैं बोल दूं वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, पहले आप कर चुके 8.85 × 10⁻⁻12, हाँ जी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये थी वैल्यू इसकी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर कि ये प्रूफ कहाँ से बना। देखो ये मैंने वर्ड यूज़ किया थ्योरम और लॉ, एक्चुअल में लॉज का कभी प्रूफ नहीं होता है। तो जब भी मैं प्रूफ की बात करूंगा तो उसको बोला जाएगा गॉस थ्योरम, क्योंकि कई बुक्स के अंदर मैंने दोनों वर्ड यूज़ किए हैं, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, तो लॉ का कभी प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ होता है मैथमेटिकल पोर्शन का, थ्योरम का। ठीक है, तो अभी आप इस थ्योरम का कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको आप प्रूफ करते हैं। तो ये राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कर दो रेज। इसका प्रूफ देखिए, तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ। हाँ जी, तो प्रूफ देखिए इसका, गॉस थ्योरम का। एक क्लोज बॉडी सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी है। ठीक है, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है। ठीक है, क्लोज होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि बॉडी वो कौन सी होनी चाहिए, क्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम जो होती है ये सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज्ड सरफेस के लिए। इस पॉइंट को लिख लेना आप। ठीक है, चाहे आप स्टार्टिंग के अंदर या फिर मैं लास्ट के अंदर, इस वीडियो के लास्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। ठीक है, उस पॉइंट के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ये पॉइंट लिखवा दूंगा मैं कि ये जो थ्योरम है ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। वो क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, इसकी शेप साइज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। देखो अभी अपन ने क्या निकाला था, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन निकाला था ना। तो इसका साइज क्या होगा, इसकी रेडियस के ऊपर या इसकी शेप से तो इसका फॉर्मूले का कोई लेना देना ही नहीं है ना। देखो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो अपने को सिर्फ क्या पता करना है कि इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। अपने को बॉडी की शेप से, उसके साइज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जो गॉस थ्योरम होती है ये बॉडी के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, और अपने को गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। बस उस टोटल चार्ज को अपने
एप्सिलॉन नॉट से, मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब बात कर रहे थे इसके प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए अपन एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर कर लिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसके सेंटर पे, सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और इस सरफेस के ऊपर 3 डायमेंशनल सफेरिक, मैंने ये सफेरिकल बॉडी कंसिडर की है, तो इसका डिस्क्रिप्शन साथ में लिखते रहना। ठीक है, कंसिडर अ सफेरिकल बॉडी हैविंग चार्ज कितना है उसके अंदर, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, और इस सफेरिकल बॉडी से अपने को क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो कितना निकलेगा अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे पता चार्ज कितना क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम, है ना। तो मैं इस बॉडी के एक यहाँ पर सरफेस पे एक छोटा सा इसका पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, ds पार्ट कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस ds सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा। अगर आपको यूनिट ध्यान है स्टार्टिंग के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 पॉइंट याद रखने के लिए बोला था कि अगर एक प्लेन सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी या फिर इस तरफ होगी, और अगर सफेरिकल बॉडी है या क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आपने आउटवर्ड लेनी है। ठीक है, तो अब ये क्लोज्ड सरफेस है तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो बाहर की तरफ कैसे, इस तरफ। एरिया वेक्टर जो होगा इसका, ds वेक्टर इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं ले रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड होती। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, दोनों की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। ठीक है बेटे, नाउ अकॉर्डिंग टू हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था अपने पास, फाई ई इज इक्वल टू, हाँ जी क्या था, पीछे करके आए यहाँ पर, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या था, हाँ जी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये करके आए हैं बेटे। ठीक है, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट रिमूव करूं तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू eds cos थीटा, eds cos थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन e एंड ds, और यहां पर देखो e और ds के बीच में एंगल कितना है, यहां पर 0 डिग्री का, थीटा यहां पर कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री का। तो अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा देन फाई इज इक्वल टू, हाँ जी, eds cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो अपने पास क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू eds। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस तरफ कर रहा हूँ मैं इसी को, इरेज कर दूं इसको, ठीक है, राइट कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, हाँ जी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, और K को क्या होता था, K को आप लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर, इस वे के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं वापस ही इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। अब E की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दें तो अपने पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वेयर इंटू ds का, इसका कंप्लीट सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, स्फेरिकल बॉडी का कितना होगा 4πr²। तो क्या होगा, कैंसल आउट हो गया, 4πr² से 4πr², तो क्या रहेगा, फाई इज इक्वल टू Q बाय ε0। तो ये इसका क्या आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। और Q बाय ε0 क्या था, गाउस थ्योरम, ठीक है, ठीक है, उसका प्रूफ हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब आते हैं कि इसी थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ को भी प्रूव किया गया, ठीक है। कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस थ्योरम, हाँ जी कर लिया राइट आपने, इसी थ्योरम का यूज किया, कर रहा हूं बेटे ये इरेज में, ठीक है। तो हेडिंग बनाना, कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस थ्योरम या गाउस लॉ, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने निकाला था कि Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं मैं, यहीं से ही अपन निकालेंगे कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे। एक्चुअली में कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू, हाँ जी क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², यही कूलम्स लॉ था, ठीक है। इसी कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अभी अपन ने बोला कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा होता है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0 होने के बाद अपने पास क्या बन गया, EDS cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके आता हूँ इस वे के अंदर, ठीक है, ओनली DS, इंटीग्रेशन ऑफ DS, और DS का इंटीग्रेशन क्या था, कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है 4πr², हाँ जी, E इंटू 4πr²। और फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, फाई इज इक्वल होता है Q बाय ε0, Q बाय ε0। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये वैल्यू को वापस यहाँ पुट करूँ तो क्या बन गया, नाउ Q बाय ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4πr², E इंटू 4πr²। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू Q बाय ε0 और 4πr² भी अपॉन में आ गया ये यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसके सरफेस के ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया Q0, इसी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के ऊपर अगर मैं चार्ज Q0 लेके आऊँगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो देखो क्या होगा, हाँ जी, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, हाँ जी, ठीक है। ये बात आपने लिखनी है, लेट Q0 चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, Q0 चार्ज लेके है ना, Q0 इंटू E। नाउ तो पुट द वैल्यू ऑफ E, तो E की वैल्यू कितनी है अपने पास, हाँ जी, Q बाय, हाँ जी, ε0 इंटू 4πr²। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 4πε0 Q0 बाय r²। और ये क्या चीज थी, कूलम्स लॉ था, और ये क्या चीज थी, कूलम्स लॉ था। तो अपने कूलम्स लॉ को भी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम क्या कर दिया, प्रूव कर दिए, ठीक है।
अब इसके बाद मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जरूर आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो आते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। यस बेटे, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को राइट करने से पहले आपको एक सरफेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। हाइपोथेटिकल मैं बोल दूं या फिर इमेजिनरी बोल दूं, एक्चुअल में ये है नहीं, ठीक है। आपको किसी भी शेप के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वहां पर जाके आप एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लें, जिसकी कंडीशन क्या होती है कि उस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस की अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, इट इज एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इट इज any hypothetical closed surface containing any charge, containing any charge, either पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी चार्ज उसके अंदर इनक्लोज हो, तो उस हाइपोथेटिकल सरफेस को आप क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो मैं आपको वन बाय वन सारी बातें समझाता हूं। गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो था गॉस थ्योरम क्या वैलिड होती है फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। ये बात भी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दी थी कि ये गॉस थ्योरम जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। कोई भी शेप हो, चाहे वो सरफेस का और उसका कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई कंडीशन नहीं है कि चार्ज उसके सेंटर पे पड़ा होना चाहिए या साइड में पड़े होने चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी वे के अंदर, उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अपने को क्या चाहिए? सिर्फ टोटल चार्ज देखना है उस सरफेस के अंदर कितना है, ठीक है। तो ये है बेटे गॉस थ्योरम की फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। ये चारों जो पॉइंट मैंने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखने हैं, आपको हमेशा माइंड के अंदर ये होने चाहिए। एक तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उसने। सेकेंड, जो गॉस थ्योरम होते हैं ये वैलिड है फॉर ओनली क्लोज सरफेस के लिए, और वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है और उसके अंदर चार्ज का जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कहीं भी पड़ा हो चार्ज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट समझाता जा रहा हूं और साथ साथ इरेज करता जा रहा हूं ताकि मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही क्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो क्यू की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल्सो जीरो। अगर मान लो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपने है, और अगर क्यू की वैल्यू ही यहाँ पर जीरो है तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर एक चार्ज के अंदर, क्लोज चार्ज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द नेट फ्लक्स, ये दोनों पॉइंट समझने वाले हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लेइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। क्या मतलब बना है इसका? कहता है कि अगर आपने फ्लक्स निकालना है, देखो एक चार्ज इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये Q1 Q2 चार्ज, एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है Q3 चार्ज। कहता है अब बताओ नेट फ्लक्स कितना हुआ? तो नेट फ्लक्स जो हुआ तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इस Q3 चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर नहीं होगा, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालते हैं, तो मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बातें बैठ जाएं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अंदर वाला चार्ज होता है, उसकी वजह से फ्लक्स निकलता है। बाहर वाले चार्ज का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न है एक। मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अकॉर्डिंग यहाँ से एंटर करती, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलती। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाती है। अगर मैं इस सरफेस की बात देखूं, आपको समझाता हूं, इस सरफेस के अंदर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। एंगल 180 है तो cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर फाई की जो वैल्यू होगी वो माइनस कितनी होगी, EDS होगी। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, प्लस में EDS होगी। तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसीडर नहीं करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर किया जाता है सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फ्लक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम, और यही मैंने लिखा है नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लेइंग आउटसाइड, जो आउटसाइड लेइंग कर रहा है द क्लोज्ड सरफेस के, उसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या रहेगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन गॉसियंस थ्योरम, गॉस थ्योरम इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये तो बात अपने को यहां पर क्लियर कर दी। ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, कहता है कि ये जो अपने क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लिखा था। हाँ जी, अपने बोला ना सपोज Q चार्ज यहां पर पड़ा है और सपोज ये Q2 चार्ज, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज बाहर पड़ा है एक चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अकेला इस चार्ज की वजह से नहीं है, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी होगी। क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन थ्योरम के अंदर, गॉसियन थ्योरम के अंदर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है गॉसियन थ्योरम के अंदर, इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो चार्ज उसके क्लोज सरफेस के अंदर है, चाहे वो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल दी चार्जेस की वजह से होगा, तो पॉइंट ध्यान रखने वाला ये, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगा, फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज की तरफ से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, ये ऑलरेडी लिख भी दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बोथ चार्जेस की वजह से यहाँ पर निकलता है, चाहे वो चार्ज अंदर लाई कर रहा है, चाहे वो चार्ज बाहर लाई कर रहा है, बट फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होता है, बाहर वाले की वजह से क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे बेटे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल NCERT से रिलेटेड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।